जाना है। फिर वहां पे जाके आप जीसी की अकाउंट बना के उसको साइन अप करके, और वहां पे कुछ आपसे पूछा जाएगा जी, सवालात होंगे उसमें ऑनलाइन ही, तो उसके आपने जवाब देने हैं। ठीक है जी, उसके जवाब देंगे तो फिर आप सीधा उस पर चले जाएंगे जी, जहाँ पे आपने जो है वो एप्लीकेशन, वो एंड पे जाके आपके फोल्डर जो है वो आ जाएंगे, जहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पे आपने सबमिट करने हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सब कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कनाडा वीज़ा की, कि पाकिस्तान से कनाडा का वीज़ा आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा का वीज़ा एक आम बंदा या एक बिजनेस बंदा किस तरह से जो है वो वीज़ा अप्लाई कर सकता है, और कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और कौन सी ये वेबसाइट है जहाँ पे ये एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ये अपने मोबाइल पे आप अपने लैपटॉप से अपनी एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन, घर बैठे, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले भाई की रिक्वेस्ट है जी, भाई का जो चैनल है वो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अच्छा जी, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स है जी आपका पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए और वो वैलिड हो। और जी, अगर आपके एक्सपायर्ड पासपोर्ट हैं उनकी भी आपने कॉपी साथ में अटैच करनी है। जितने भी आपके प्रीवियस पासपोर्ट हैं उनकी आपने फोटोकॉपी अटैच लाजमी करनी है। ठीक है जी, इनको भी आप साथ में लगाएंगे। और अगर इन पे वीज़े लगे हुए हैं, किसी भी कंट्री में आप गए हैं, इन आउट की स्टैंप्स हैं उस पे वीज़ा लगा हुआ है, तो आपने उनकी भी जो कॉपी है वो आपने उनको सबमिट करनी है, अपलोड करनी है ऑनलाइन। तो ये जी आपका पासपोर्ट हो गया। उसके बाद जी आ गया आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें तो ये तो कहीं पे भी रिक्वायर्ड नहीं है ट्रैवल हिस्ट्री कि आपकी होनी चाहिए, लेकिन वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करने के लिए, या मतलब कि अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बना लेते हैं, आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो जो वीज़ा ऑफिसर है उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। कि ये कि वो देखेगा कि मिसाल के तौर पे आप लगा लेंगे यार, आप कहीं गए हैं, थाईलैंड गए हैं, मलेशिया गए हैं या सिंगापुर गए हैं, और वहाँ से जो है आप टाइम से आप 15 दिन के लिए गए हैं, आपका वीज़ा 15 दिन के लिए लगा है, तो आप 6-7 दिन में अपना विजिट मुकम्मल करके वापस आ गए हैं। और वीज़ा ऑफिसर देखेगा कि ये बंदा फलां जगह गया था, मिसाल के तौर पे मलेशिया गया था, सिंगापुर गया था, और वहाँ से ये वापस आ गया है अपने टाइम पे, और ये वहाँ पे ओवरस्टे नहीं हुआ, तो ये रूल ऑफ रेगुलेशंस को फॉलो करता है। तो ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब ये है कि ये प्लस पॉइंट होता है, ये आपको वीज़ा अचीव करने में आपकी मदद करता है। ठीक है, आप में फ़ायदा मंद होता है वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करने में, वीज़ा ग्रांट करने में, और वो आपको देखता है कि जी ये बंदा वापस आ गया था, तो लिहाजा ये हर रूल जो है वो फॉलो करता है, तो इसको वीज़ा ग्रांट किया जाए। आगे जी आपकी आ जाती है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग देखे मैं आपको बताता चलूँ कि आपने इसको पेड होटल बुकिंग आपने नहीं लेनी, इसको पे नहीं करना, इसको नहीं बाय करना आपने होटल बुकिंग को। ठीक है जी, आपने क्या करना है, आपने इसको रिजर्व करना है बस। मिसाल के तौर पे आप जा रहे हैं टोरंटो में, ठीक है, तो आपने क्या करना है जी, आप 10 दिन का प्लान लगाते हैं या 15 दिन का प्लान लगाते हैं, तो आपने 10-15 दिन का उसकी रिजर्वेशन लेनी है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप hotelbooking.com से या agoda.com से आप खुद से भी कर सकते हैं। तो वो आपने लेनी है जी फ्री कैंसलेशन वाली। ठीक है, तो आप वो कैंसिल भी कर दें। मिसाल के तौर पे अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, आपका वीज़ा नहीं भी लगता, तो आपके जो पैसे हैं वो ज़ाया ना हो, आपको वो पैसे आपके बच जाएं। ये रिजर्वेशन ही होती है, पेड नहीं लगानी, क्योंकि कोई भी कंट्री है ना, वो ये नहीं कहता कि हमें जी पेड बुकिंग दें। ठीक है, सब रिजर्वेशन ही लगाती हैं। आपने जस्ट अपने प्लान देना है उनको कि आपने फ़लाँ डेट से लेके फ़लाँ डेट तक आपने वहाँ पे विज़िट करना है और वहाँ पे होटल पे आपने ठहरना है।
तो ये होटल बुकिंग होती है जनाब। तो आपने इसको पे नहीं करना, अपने पैसे ज़ाया नहीं करने। तो अगर आपके माइंड में ये अभी सवाल घूम रहा है जी, अगर हम वो करेंगे, पेड नहीं लेंगे, हम फ्री वाली ले लेते हैं, मतलब कि जैसे रिजर्वेशन ले लेते हैं, तो हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता। मैंने 2 मरतबा जो है वो यूरोप का वीज़ा लिया है, तो वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता। मतलब कि मैंने सब फ्री वाला ही लगाया था जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, ये होटल बुकिंग हो गई। देखें, मैं कहता हूँ कि आप जो प्लान रखें 15 दिन से ऊपर ना रखें। 9 दिन का रख लें, 10 दिन का, 11 दिन का रख लें, 15 दिन से ऊपर अपने प्लान नहीं बनाना। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप टोरंटो जा रहे हैं, वहाँ पे आपने टूरिस्ट अट्रैक्शन देखनी है जी, ये यहाँ पे मैं विज़िट करूँगा, तो वहाँ पे आपने क्या करना है जी, हॉस्टल या होटल जिसको भी आप एक आसानी से अफोर्ड कर सकें वो आपने रिज़र्व कर लेना है। तो आगे जी बात करते हैं जी एयर टिकट की। एयर टिकट का भी वही है कि फ्री वाली चलेगी ये, मतलब डमी टिकट जिसको बोलते हैं, कि आपने सिर्फ उसको रिजर्व करना है, उसको ख़रीदना नहीं है, बाय नहीं करना। इसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता। सिर्फ इसका आपने ऑनलाइन इसकी जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपने इसको होल्ड करना है। तो ये 3-4 दिन के लिए जो होल्ड हो जाती है, तो ये डमी टिकट होती है, इसको आपने साथ में अटैच करना है। तो ये जनाब, उसके बाद जी आ जाता है जी आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट। अगर जी आपके पास जो बिज़नेस है, तो आपका जो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एनटीएन हो गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के फॉर्म लगेंगे। अगर आपके मैरिड नहीं हैं, आपका फैमिली सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है जी। तो उसके बाद जी आपने क्या करना है जी, आपने एक एप्लीकेशन, वीज़ा एप्लीकेशन है, वो आपने फिलअप करनी है। उसको फिलअप करके आपने उसको अपलोड करना है वहाँ पे, इनकी वेबसाइट पे जाके। तो वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें हो गई। फिर आपने क्या करना है जी, आपने एक कवर लेटर लिखना है। ठीक है जी, एक कवर लेटर लिखना है आपने, एक अच्छा सा कवर लेटर बनाना है उसको, मतलब कि इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए, इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए। उसमें आप एक्सप्लेन करेंगे हर चीज़ को, उसमें आपने लिखना है कि मैं कहाँ कहाँ पे विज़िट करूँगा और कहाँ कहाँ पे जाऊँगा। ये नहीं करना आपने कि आप मिसाल के तौर पे आप टोरंटो में जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है जी, टोरंटो का ही प्लान देना है। मतलब कि आप ये कहें कि मैं फिर टोरंटो से वैंकूवर जाऊंगा जी, तो ये कोई लॉजिकल जो है ना आपका पॉइंट नहीं बनता। आपने कि एक जगह ही वो आप रखें अपने जहन में, या टोरंटो रखें, अल्बर्टा रखें, कैलगरी, वैंकूवर जाना, वैंकूवर देख लें कौन सी टूरिस्ट सेक्शंस हैं, वहाँ पे जाके आप टूरिस्ट सेक्शन में जाके विजिट आप कर सकते हैं। ये टूर, ये आपने ऐसी चीज़ें जो है वह लॉजिकली आपने बताना है कि यार ये जो चीज़ें हैं मैं ये रखूँगा। ये ना हो कि एक एक हाथ आपका वो वैंकूवर में हो, एक दूसरा हाथ आपका जो टोरंटो में हो, तो ये कुछ आपका ना पॉइंट बनता नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना, टोरंटो का ही रखें या अल्बर्टा का रखें या वैंकूवर का रखें, कहीं पे भी आपने जाना है तो आपने सिर्फ ये चीज़ें देखनी है कि मैंने एक जगह पे रहना है, कोई मतलब कि कितनी डिस्टेंस पे वो मेरा टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे मैंने विज़िट करना है। ये आपने देख के फिर आपने अपना ट्रैवल प्लान जो है वो तैयार करना है, कवर लेटर में आपने लिखना है। तो ट्रैवल इटिनरी जो है वो आपने बनानी है। अच्छा, गूगल से आप सर्च करें कौन कौन से वो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। टोरंटो में जाना चाहते हैं, अल्बर्टा में जाना चाहते हैं, कैलगरी में, टोरंटो में, अल्बर्टा में, वैंकूवर में, कहाँ आप विज़िट करना चाहते हैं। कनाडा बहुत बड़ा है, तो आपने ऐसे लॉजिकल जो है वो आपने वो पॉइंट रखने हैं। ठीक है जी। तो जिसको वीज़ा ऑफिसर देख के जो बोले कि यार ये बंदा जो है ठीक बोल रहा है जी, ये बंदा इस जगह पे जाएगा, इतना टाइम है इसके पास, तो ये चीज़ें देखेगा और वापस आ जाएगा। आगे आ जाता है जी आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट मैं यही बताता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट आपका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा होना चाहिए, कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपकी इनकम कहाँ से आ रही है, कहाँ से आप कमा रहे हैं पैसा जो आप लगा रहे हैं। ये नहीं करना आपने कि आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने क्या किया जी,
लगा लेंगे 40-50 लाख आपने पकड़ा और आपने अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया, तो ये सीधा सीधा से रिफ्यूज़ल हो जाएगा, आपको तो वीज़ा मिलेगा नहीं। अब वीज़ा ऑफिसर क्या देखता है? वीज़ा ऑफिसर देखता है कि ये जो बंदा है, ये इसकी मंथली ट्रांजैक्शंस कैसी हैं, कि मंथली बेस पे ये क्या कमा रहा है, मंथली बेस पे ये क्या कमा रहा है, और ये मंथली बेस पे कितना खर्चा कर रहा है, और मंथली बेस पे ये कितना सेविंग है इसकी, ये कितना ये सेव कर रहा है। ये 3 फैक्टर्स जो होते हैं, ये आपने अपने माइंड में रखने हैं कि आपने बैंक स्टेटमेंट किस तरह से बनानी है। देखिए, बैंक स्टेटमेंट जो है मैंने पहले भी अपलोड की हुई है अपने YouTube चैनल पे। एक डिटेल से मैंने वीडियो बना के बैंक स्टेटमेंट के हवाले से मैंने YouTube पे अपलोड की हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है जी, आपकी जो इनकम है वो मंथली आनी चाहिए, उसमें से आपने कितना खर्चा किया और कितना आपने बचाया, ये 3 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। तो वीज़ा डेफिनेटली आपको मिलेगा जी, 100% वीज़ा मिलेगा अगर ये चीज़ें आप अच्छे से लॉजिकली आप लगाते हैं। ये चीज़ें में बैंक स्टेटमेंट जो है वो एक अच्छे तरीके से आप मेंटेन करके इसको लगाते हैं, तो वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा देगा ना, वीज़ा ना देने वाली कोई बात ही नहीं पैदा होती। ठीक है, तो ये बैंक स्टेटमेंट हो गई। तो फिर जी आप करेंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे ऑनलाइन, उसको ऑनलाइन फिल करके आप उसको सबमिट करेंगे, अपलोड करेंगे जी। उसके बाद जी आ गया आपका फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म। फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म में आपने अपनी तमाम तरफ फैमिली की है जो वो इंफॉर्मेशन देनी होती है, बहन भाइयों की, वालदैन की, और अपने बीवी बच्चों की। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने बहन भाइयों के साथ, वालदैन के साथ जो है वो आप डिटेल उनको देंगे, और अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड जो है वो भी आप फिल करके देंगे कि अपने बीवी बच्चों के साथ। ठीक है जी, तो आपकी जो स्ट्रॉन्ग टाइज होती हैं ना, आपने आपके मुल्क के साथ जो जुड़ी होती हैं, आपके होम कंट्री के साथ, जो वीज़ा ऑफिसर देख के इसको आपको वीज़ा प्रोवाइड करता है, आपको वीज़ा ग्रांट करता है, तो वो होम टाइज होती हैं, आपकी फैमिली टाइज होती हैं, आपका बिजनेस होता है कि ये बंदा जो है जा रहा है कनाडा में, और वहाँ पे जाके ये वापस क्यों आएगा, किसके लिए ये अपनी कंट्री में वापस जाएगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये जाहिर करती हैं जी मेरा कितना मजबूत ताल्लुक़ है मेरे होम कंट्री में, मेरी होम कंट्री में, मेरे बिजनेस के साथ, मेरी फैमिली के साथ। आपके बच्चे हो गए, आपकी वाइफ होगी, आपके पेरेंट्स हो गए, भाई बहन हो गए, आपका बिजनेस हो गया। ठीक है, तो आपके जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो आपके अकाउंट में 25-30 लाख आपके अकाउंट में पड़ा हो क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है जी, तो इतना आपने वीज़ा जब अप्लाई करना है, इतने पैसे आपने अपने अकाउंट में रखने हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो बहुत ही आसान है ये चीज़ें, बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके रिलेटेड ही होती हैं। तो अगर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट ये बहुत अच्छा रोल अदा करती है। सारा जो दारोमदार है इस बैंक स्टेटमेंट पे होता है। वीज़ा ऑफिसर आपकी ट्रांजैक्शंस को देख के आपको वीज़ा ग्रांट करता है कि इस बंदे के अकाउंट में इतने पैसे हैं, ये टिकट भी परचेज करेगा, होटल बुकिंग भी लेगा, और वहाँ पे इसने खर्चा भी करना है, क्या इसके अकाउंट में इतने पैसे हैं, और ये मंथली कितना कमा रहा है, और ये वहाँ पे कनाडा में जाएगा, इतने पैसे लगाएगा, और अपनी कंट्री में ये जब वापस आएगा तो क्या ये अपनी फैमिली को चला सकेगा, क्या अपनी होम कंट्री में आके अपना ये सरवाइव कर सकेगा, इतने पैसे इसके पास बचेंगे वापसी पे। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं, ये वीज़ा ऑफिसर देखता है, और इन चीज़ों को देख के ये वीज़ा ऑफिसर जो है आपको वीज़ा ग्रांट करता है। तो ये मामलात होते हैं जी। कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, इन पॉइंटों को आपने अपने जहन में रखना है कि आपने किस तरह से वीज़ा अप्लाई करना है। अच्छा जी, अब बात आ गई आपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे अपलोड करने हैं। देखें, अब आप क्या करेंगे जी, आप एक जीसी की अकाउंट बनाएंगे। तो मैं इसकी जो वेबसाइट है कनाडा की, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ पर जाके विजिट वीज़ा पे जाएं। विजिट वीज़ा पे जब जाएंगे तो आपसे फिर वो स्टेप बाय स्टेप पूछेगा कि आप
कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। फिर आपने विजिट वीज़ा पे जाके कैटेगरी आपने सेलेक्ट करके तो जाना है। फिर वहाँ पे जाके आप जेसी की अकाउंट बना के उसको साइन अप करके और वहाँ पे कुछ आपसे पूछा जाएगा जी, सवालात होंगे उसमें ऑनलाइन ही, तो उसके आपने जवाब देने हैं। ठीक है जी, उसके जवाब देंगे तो फिर आप सीधा उस पर चले जाएंगे जी, जहाँ पे आपने जो है वो एप्लीकेशन, वो एंड पे जाके आपके फोल्डर जो हैं वो आ जाएंगे, जहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पे आपने सबमिट करने हैं।